नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर आज हम सबसे पहली बार उषा प्रेमवदा जी की कोई कहानी सुनने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमने उषा जी का एक उपन्यास सुन रखा है। चैनल की शुरुआत में ही सबसे पहला उपन्यास उषा प्रेमवदा जी का ही था। नाम है 55 खंभे लाल दीवारें। यदि आप उषा प्रेमवदा जी के प्रशंसक हैं तो आपको ये उपन्यास भी अवश्य ही सुनना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह उपन्यास बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर श्रोता मित्रों को भी ये जरूर ही पसंद आएगा। यही एक वजह है कि इस मंच की शुरुआत में ही पहला ही उपन्यास उषा प्रेमवदा जी का मैंने 55 खंभे लाल दीवारें आपको सुनाया था। आज हम उषा प्रेमवदा जी की ही एक कहानी, जो कि इस मंच की पहली कहानी है उनकी, प्रश्न और उत्तर शीर्षक नाम से आपके लिए लेकर आए हैं। तो सुनना प्रारंभ करें। मैं कोने में मुंह फुलाए बैठी हूँ। हाँ नहीं तो बस हर वक्त सबकी डांट खाते रहो। कहीं साथ जाने को कहो तो सब झिड़क देंगे। तू क्या करेगी? बड़े लोगों के बीच ना बोला कर। हम जो सिनेमा देखने जा रहे हैं वह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 7वीं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। ना मानो तो बुआ से पूछ लो। क्यों बुआ? ठीक कह रही हूँ ना? हमारी क्लास टीचर मिसेस मालवी ने नहीं कहा था कि तुम्हारी लता पढ़ने में बड़ी तेज है और क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। अब भला बुआ क्यों सुनेंगी? बस केशी भैया से बातें किए जाएंगी। बाप रे, इन दोनों की बातें कभी खत्म भी होंगी? मैं जरा सा भी बोलूं तो सारा घर चिल्लाने लगेगा। पर खुद है कि आधी आधी रात तक छत पर बैठी केशी भैया से बातें करती रहेंगी। थकती भी तो नहीं। सुबह उठेंगी तो ऐसी प्यारी प्यारी लगेंगी जैसे जूही के फूल। सच, इन बुआ पर कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, पर वह जहां मुस्कुरा कर देखेंगी तो मेरा गुस्सा जाने कहां उड़ जाएगा। वह बाहें फैला देंगी और मैं दौड़कर उनसे लिपट जाऊंगी। कैसा नरम नरम शरीर है बुआ का, कितनी प्यारी महक आती है उससे। कल चुरा कर उनका साबुन लगा लिया था, फिर उन्हीं का टेल्कम पाउडर। केशी भैया की चाय लेकर गई तो उन्होंने जरा सा हंसकर कहा, लता, तुझसे तो आज बड़ी पहचानी सी सुगंध आ रही है। और मैं खुश हो गई। उनसे वचन लिया कि वह बुआ को नहीं बताएंगे और तब उनसे कह दिया कि आज मैं निशी बुआ के साबुन से नहाई हूँ। केशी भैया ऐसे देखते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। केशी भैया कुछ भी कहेंगे तो बहुत मंद स्वर में, भी मतलब बातें पूछने पर झुंझलाएंगे नहीं। उसी दिन बन्नो बुआ हाथ मटका कर कह रही थी कि कहीं तस्वीर बनाकर किसी की जिंदगी गुजरी है, कहीं काम धाम करे, ठिकाने से रहे। मझली भाभी, तुम अपने भैया से कहती क्यों नहीं कि कुछ करें? मझली चाची ने तड़ाक से कहा, मेरे भाई के फिक्र में तुम दुबली ना हो बन्नो बीवी, तुम अपनी आग बंद बनाने में जुटे रहो। मैंने देखा कि बन्नो बुआ दिल मिला कर रह गई। बन्नो बुआ हमारे घर बहुत दिनों से हैं। सुनते हैं फूफा ने उन्हें छोड़ दिया है।
अम्मा कहती हैं कि फूफा विलायत गए थे, वहीं से मेम ले आए और इन्हें मायके पटक दिया। क्या करते बेचारे, इनकी जुबान से परेशान थे। मैं सोचती हूँ कि क्या पिताजी ने भी माँ को छोड़ दिया है? वह भी तो बाहर रहते हैं और बहुत बहुत दिनों में आते हैं। रात को मैं माँ के पास सोती हूँ। उस रात देर तक माँ के चेहरे को देखती रही। माँ गोरी हैं और उनका चेहरा भी लंबा है, पर केशी भैया से भिन्न। माँ कम बोलती हैं। इस घर की वह सबसे बड़ी बहू हैं। चाबी का गुच्छा दादी के पास रहता है, पर देखभाल माँ करती हैं। क्या तुम्हें भी पिताजी ने छोड़ दिया है? मैं माँ से पूछना चाहती हूँ, पर साहस नहीं होता। माँ हर वक्त झुंझलाई सी रहती हैं। मैं तो डरती ही रहती हूँ, जाने कब डांट पड़ जाए। इस समय माँ शांत हैं। मैं उनसे चिपटने लगती हूँ, पर माँ अनायास ही मुझे दूर हटा देती हैं। कहाँ चिपटी आ रही है लता, दूर हट, कोई बच्चा तो नहीं रही है तू। मुझे बुरा लग जाता है। हाँ, बन्नो बुआ उन मुटल्ली बहन जी को अपने पास सुला सकती हैं, पर तुम मुझे। तड़ से अम्मा का चाटा मेरे गाल पर लगा। मैं मुंह खोले और आंख फाड़े उन्हें देखती रह गई। फिर कभी ऐसी बात की तो मुंह कुचल दूंगी, अम्मा दांत पीसकर कहती हैं। और मार खाने से बचने के लिए मैं कूदकर उनके पास से उतरी और बाहर भाग गई। बर्तन मलती रज्जो मुझे देखकर खीही खीही हंसती है। दुष्ट कहीं की, दरवाजे की ओर खड़ी हो मुझसे गंदी गंदी बातें करती है। मैं सीधी धड़धड़ाती हुई चौमंजिले की छत पर चली जाती हूँ। मुझे पता है कि निशी बुआ वहीं होंगी। अंधेरी और घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे इस समय तनिक भी डर नहीं लगता। बुआ और केशी भैया दीवार के सहारे बैठे हैं, पास पास। मैं जाकर ढम से बुआ के पास बैठ जाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? बुआ का कंठ रुआसा है। मैं शिकायत करती हूँ। बुआ के होंठ गीले गीले से हैं। ढीले बाल उनके माथे और गालों पर झूल रहे हैं। मैं उनके कंधे पर सिर टिकाकर आंखें मूंद लेती हूँ। यहाँ बैठकर लगता है कि हम लोग तारों के कितने करीब हैं, घर वालों की किचकिच से अलग। नीचे की 3 मंजिलों में दादी, 3 चाचा और उनका परिवार है। हर समय लड़ने वाली बन्नो बुआ और उनकी अभिन्न सहेली सिलाई स्कूल की मास्टरनी। इस छत पर कोई नहीं आता। तीसरी मंजिल का हिस्सा मझली चाची के पास है और घर में किसी को फुर्सत नहीं है कि इतनी ढेर सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। शायद बुआ समझती हैं कि मैं सो गई। वह बड़ी अनुनय से कहती हैं, अभी न जाओ केशी, गर्मी की छुट्टी में चले जाना। तुम्हारे ही आसरे तो मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं अधखुली आंखों से देखती हूँ। केशी भैया ने बुआ का हाथ लेकर अपनी आंखों से छुआया है। उन्हें इस समय कैसा लगा होगा? मैं बुआ का दूसरा हाथ लेकर अपने होठों पर रख लेती हूँ, बिल्कुल केशी भैया की तरह, और वह दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। मैं शर्मा गई, फिर भी बुआ की पसीजी हुई हथेली पकड़े ही रही। बुआ ने अपना हाथ खींच लिया। आसमान में आधा चांद है, हवा में हल्की सी ठंड। बुआ का चेहरा उस समय केशी भैया की पेंटिंग सा लगता है। बुआ मुझे लेकर नीचे उतर आई और अपने पास लिटा लिया।
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दीवार पर केशी भैया की बड़ी सी पेंटिंग है। बुआ उसी को देख रही है। इस समय उनकी आंखों में बड़ा अजीब सा पिघलता हुआ भाव है और चेहरे पर बड़ी कोमलता। अनायास ही वह मुझे कसी पकड़ में ले भींच लेती हैं। तू गर्मी में मेरे साथ चलेगी लता? मैं तुझे पहाड़ पर ले जाऊंगी। रानी खेत चलेगी ना? मैं बिना उत्तर दिए उन्हें देखती रहती हूँ। अजीब हैं ये सब बड़े लोग। बिना बात माँ झिड़क देगी और बिना बात निशी बुआ अंधाधुंध प्यार करेंगी। मैं उनके वक्ष में मुंह छिपा लेती हूँ। बुआ की अपनी भीनी सुगंध, बुआ की स्निग्ध उष्णता में डूबे हुए मुझे यह ख्याल आता है, कभी मैं भी बड़ी होंगी इन्हीं की तरह और मेरे नन्हा मुन्ना बच्चा होगा छोटी चाची की तरह। उसे धत, यह क्या सोचने लगी मैं। अभी तो मैं छोटी हूँ, छोटी छोटी। हालांकि बन्नो बुआ ने मुझे उस दिन डांट दिया था। फ्रॉक के बटन क्यों नहीं बंद करती लता? बड़ी हो गई, शऊर नहीं आया। क्या करूं बुआ, न जाने क्यों आगे के 2 बटन बंधे नहीं होते। मैंने कहा। छोटी चाची हंसती और बन्नो बुआ ने माँ से कहा, अब इसे सलवार कमीज पहनाया करो भाभी। 12 साल की तो हो गई लड़की, पर अकल जरा भी नहीं आई। सोचा कहूँ कि 7वीं में फर्स्ट आई हूँ, फिर टाल गई। कौन इनके मुंह लगे। कूदती फांदती ऊपर चली गई और केशी भैया से सट कर बैठ गई। क्यों केशी भैया, एक बात बताएंगे? मैं बड़ी हूँ कि छोटी? तू न बड़ी है न छोटी, तू बस लता है। कहकर केशी भैया ने मेरे गाल पर लाल रंग लगा दिया। केशी भैया का कमरा मुझे अच्छा लगता है। रंगों की महक, गंदुमी दीवार के सहारे टिके कैनवास। मैं बैठी बैठी उन्हें देखती रही। फिर मैंने पूछा, अच्छा केशी भैया, आप नी बू को प्यार करते हैं? मुझे जब बुआ पर लाड़ आता है तो उन्हें नी बू कहती हूँ। नी से निशा और बू से बुआ। केशी भैया वैसे ही झुके हुए पेंटिंग नाइफ से रंग भरते रहे। फिर उन्होंने पूछा, तुम लता क्या अपनी नींबू को प्यार नहीं करती? जैसे सारे फूल सूरज को प्यार करते हैं, वैसे ही हम सभी निशा को प्यार करते हैं। कहा, मैंने पैर फैलाते हुए कहा। बन्नो बुआ तो प्यार नहीं करती, न उनकी सहेली मिसेस माथुर, न मेहरी की लड़की रजिया। बन्नो बुआ तो हर दम उनकी बुराई करती रहती है। वो मिसेस माथुर से कह रही थी कि केशी निशा को प्यार करते हैं। केशी भैया ने मुड़कर मेरे दूसरे गाल पर भी रंग लगा दिया और कहा, वे सब बेवकूफ हैं। बन्नो बुआ बेवकूफ है, यह सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, ना जाने क्या समझती हैं अपने आप को। निशी बुआ तो हर समय जी 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 किया करती हैं और बन्नो बुआ सीधे मुंह बोलती नहीं। जुलाई में जब पहली बार निशी बुआ हमारे घर आई तो बन्नो बुआ ने बड़ी नाक भौं चढ़ाई। निशी बुआ के पिता हमारे बाबा के छोटे भाई थे। परिवार बड़ा और पैसा कम, फिर भी निशी बुआ को पढ़ाने में उन्होंने कमी ना की। दादी कहती हैं कि ऐसी सुशील लड़की पूरे खानदान में नहीं है। तभी तो वह निशी बुआ को अपने पास रखने को राजी हो गई। जब मुझे पता चला कि निशी बुआ मेरे ही स्कूल में नौकरी करेंगी तो मेरी खुशी
खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि निशी बुआ ने पहले ही दिन मुझे मोह लिया। निशी बुआ से बड़ी 4 बहनों की शादी करने में उनकी कमर टूट गई। बुआ जब बैठकर मिट्टी के बर्तनों को रंगती या बेलबूटे बनाती, तो मैं उन्हें देखकर यह सोचा करती कि मैं उनकी तरह कब हो पाऊंगी। उन्होंने तो आकर हमारी काया ही पलट कर दी। मेरे कपड़े बनाने, बाल संवारने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। दादी के लिए ढेर सी धोतियां काढ़ी, पिताजी और चाचाओं के लिए स्वेटर बुने। छुट्टी के दिन रसोई में चली जाती और कोई न कोई ऐसा व्यंजन बनाती कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते। अभी उस दिन छोटी चाची से उन्होंने कहा कि छपी हुई साड़ी के साथ छींट का ब्लाउज नहीं पहनना चाहिए, तो बन्नो बुआ ने मुंह बिचका दिया। निशी बुआ कभी जॉर्जेट या साटन नहीं पहनती, हमेशा सूती साड़ियां पहनती हैं। जाने क्यों बन्नो बुआ सभी से जला कुढ़ा करती हैं, ऊपर से छोटी चाची की खुशामद किया करती हैं। छोटे चाचा बड़ी नौकरी पर है ना, और साथ ही साथ मन में कुछ भी हुआ करती है। एक दिन प्यार से कहने लगी, लता जाके देख तो चाचा चाची क्या कर रहे हैं। और मैंने जब आकर कहा कि उनका दरवाजा बंद है, तो मुंह पर पल्ला देकर हंसने लगी और बोली, जरा हल्के से किवाड़ में सेंध करके देख। मैं आकर जब बता रही थी, तो अचानक अम्मा अंदर से निकलकर मुझे धमाधम कूटने लगी। मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ी। सारी कोहनी छिल गई। अम्मा चीख कर बुआ से बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बीबी, मेरी लड़की को अभी से यह घोड़ना सिखाओ। मैं वहीं पड़ी पड़ी से सकती रही और सोचती रही कि मैंने ऐसा क्या कहा था कि अम्मा मुझे इस प्रकार मारने लगी। बुआ ने बड़े तीव्र स्वर में कहा, मेरा मुंह ना खुलवाओ भाभी, तुम ऐसी ना होती तो मेरे बड़े भाई परदेश में ना पड़े रहते, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। अम्मा का वह प्रचंड रूप अभी आंखों के सामने है। बन्नो बुआ को झकझोरते हुए उन्होंने कहा, फांसी से नहीं डरती बन्नो बीबी, फिर ऐसी बात सुनी तो इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। क्या था यह सब? चाचा के कमरे में झांकने पर ही इतना बतंगड़ क्यों? उनके पास देर तक बैठे रहने पर अम्मा कभी नाराज नहीं होती थी। चाची फ्रॉक के कपड़े लाती हैं और चाचा मेरे लिए टॉफी। फिर आज क्यों मारने लगी? मैं निशी बुआ की ओर चली गई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछ दिए। तू बन्नो जीजी से ना बोला कर लता, क्यों गई थी छोटी भाभी के कमरे में झांकने? मेरी सिसकियां धीरे धीरे कम होती गईं, पर मुझे बन्नो बुआ ने जिस अंधकारपूर्ण कूप में ढकेल दिया था, उससे मैं उबर ना सकी। केशी भैया ने पूछा, क्यों लता, सिगरेट पिएगी? मैं सिसकियों के बीच मुस्कुरा दी। एक दिन इसी तरह लालच में चुरा कर केशी भैया की सिगरेट पीने की कोशिश की थी, तो खांसते खांसते दम निकल गया। गले में ऐसा फंदा लगा कि आंखों में आंसू आ गए। केशी भैया खूब हंसे थे और मेरी पीठ पर खूब धौल लगाए थे। निशी बुआ इस समय प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। केशी भैया पूरा वृत्तांत सुनकर बुआ से अंग्रेजी में बोले, लता तो बड़ी हो रही है, मेरी राय में उसे सब कुछ बता देना चाहिए। समझते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, 7वीं में फर्स्ट आई हूँ,
मैंने उत्सुकता से निशि बुआ की ओर देखा और पाया कि बुआ कुछ शर्मा सी गईं। फिर उन्होंने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और बिना कुछ कहे नीचे चली गईं। मैं केशी भैया को अकेले पाकर खुश हो गई। जुलाई में जब से बुआ आई थी, केशी भैया जैसे बेगाने हो गए थे। मुझे प्यार तो करते थे, पर मुझे हर वक्त लगता रहता जैसे उन्हें स्पेशल प्यार मिलता है। इस समय मैंने सोचा कि मैं पूछूं, मुझे क्या सब जानना चाहिए, पर मुझे एकाएक अपने क्लास की लड़कियों की वह अनजानी संकेत भरी बातें याद आ गई और मैं चुप रह गई। क्लास में 3-4 बड़ी लड़कियों का ग्रुप पेड़ की छांव में बैठकर जाने क्या क्या बातें करता रहता है। मैं अगर वहां पहुंच गई तो सब चुप हो जाएंगी या हंसेंगी और कहेंगी लता तो बिल्कुल बेवकूफ है। मैं केशी भैया से क्या पूछूं? मुझे लग रहा था कि मकड़ी के से असंख्य जालों से मैं घिरती चली जा रही हूँ। और फिर मुझे ऐसा जान पड़ा कि मुझे लेकर अभी जो कांड घटित हुआ है वह बड़ा ही घिनौना और अघटनीय था और उसे भूल जाना ही अच्छा। पर चाचा, उस समय तो भैया पेंट भी नहीं कर रहे थे, तख्त पर बैठे अपने 2 कैनवसों को देख रहे थे। उनमें एक पूरा भी नहीं हुआ था। भैया, यह क्या बनाया है? कुछ नहीं, रंगों और रेखाओं द्वारा एक मूड को एक्सप्रेस किया गया है। आज आप खाली क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा। रंगों के ट्यूब खत्म हो गए हैं, बाजार से ले आइए, मैंने सुझाव दिया। पैसे नहीं है पगली, केशी भैया मुस्कुराए और मेरी चोटी को झटके देने लगे। हाय हाय, मैंने बनावटी क्रोध से कहा। पर केशी भैया की स्पेशल मुस्कान देख मैं तुरंत पिघल गई। मेरे पास 5 रुपए हैं, चाहिए? मैंने ऐसे स्वर में कहा जैसे मेरे रुपए लेकर भैया मुझ पर बड़ी कृपा करेंगे। ला दूं रुपए? मैंने दोहराया। नहीं लता, तुम नायलॉन का दुपट्टा खरीद लेना। अब जाओ, रात हो गई है। मैं कूदती कूदती नीचे उतरी। बन्नो बुआ का दरवाजा बंद था। छोटी चाची चाचा को खाना खिला रही थी। अम्मा अभी चौके का काम निपटा रही होंगी। बड़े चाचा के कमरे में अंधेरा था। पर मेरे देखते देखते मेहरी की लड़की रज्जो वहां से निकलकर इधर उधर देखती बाहर आई और मुझे देखकर सकपका गई। बड़े चाचा अकेले रहते हैं। बड़ी चाची 2 साल हुए मर गई। बड़ी चोटी है रजिया, अकेले कमरे में जरूर पैसे चुरा रही होगी। पहले भी मेरी गुड़ियों के रेशमी दुपट्टे चुरा ले जाती थी। मैंने झपट कर उसकी मुट्ठी खोली तो सचमुच ही 2 रुपए का टुड़ा मुड़ा नोट उसकी हथेली में था। चोर कहीं की, अभी दादी से तेरी शिकायत करती हूँ, मैंने बड़े रौब से कहा। रजिया कातर स्वर में गिड़गिड़ाने लगी। मर जाऊंगी लता बीबी, अम्मा गला काट लेंगी। लता बीबी माफ कर दो। आखिर बड़े चाचा इतने रुपयों का करेंगे भी क्या? रजिया गरीब ने 2 रुपए ले ही लिए तो क्या हुआ? मैं उसके प्रति सहृदय हो उठी। तभी कमरे से बड़े चाचा की खखार सुनाई दी और मैं भागकर जीजी के पास चली आई। पर रजिया है बड़ी हिम्मत वाली, चाचा के होते हुए भी रुपए ही चुरा लाई। पिछले इम्तिहान में कांति पीछे बैठी हुई कितना कहती रही कि सवाल का जवाब बता दो,
मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। निशी बुआ के चारपाई पर चढ़ उनके पास लेट गई। उनका मुंह देखकर लगा कि इस समय वह शायद मेरे ढेर से प्रश्नों का उत्तर दे दे जो मेरे मन में अकुलाया करते हैं। और मेरी बात सुन बुआ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यह सब बातें समझाने से नहीं आती लता। एक दिन बिना बताए तू सब समझ जाएगी। तितली को कोई उड़ाना नहीं सिखाता, उसे उड़ना अपने आप आ जाता है। यूं समझ ले कि तू अभी कैटरपिलर है, अभी उड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए तू कुछ नहीं समझ पाती। मैं कैटरपिलर हूँ? इस कल्पना से मुझे हंसी आ गई। जिस दिन निशी बुआ कॉलेज से बड़ी मोटर में आई, हमारे घर में खलबली मच गई। साथ में मैं भी थी। मुझे तो उस मोटर में बैठकर बड़ा मजा आया। कैसी बढ़िया गद्दियां थी। मैं जब उस मोटर में बैठी तो मेरे क्लास की सारी लड़कियां आंखें तरेर कर देखती रह गईं। मोटर हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट की थी और उनके बेटे सारे रास्ते जीजी से बातें करते रहे। उन्होंने बहुत जोर दिया कि हम लोग घर पर उतरने से पहले कहीं होटल में चाय पी लें। होटल? मेरी आंखें चमकने लगी, पर बुआ मानी ही नहीं। खैर, फिर भी मुफ्त में ही जो मोटर की सैर हो गई वही क्या बुरी है। हालांकि बुआ के हट पर मुझे बहुत गुस्सा आया। बुआ मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। बन्नो बुआ ने मेरी बाह खींचकर पूछा, क्यों लता, किसके साथ आई है? निशी बुआ से पूछो, मैंने कहा। बड़ी आई, पहले तो पिटवाती है, फिर आ जाती है जासूसी करने। थोड़ी देर में दादी ने निशी बुआ से पूछा, क्यों निशा, किसकी गाड़ी थी? बुआ ने बच्चों की तरह उनके गले में बाहें डाल दी और पूछा, क्यों चाची? दादी ने कहा, ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो चाची हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट है ना, उन्हीं की गाड़ी थी। कॉलेज में मैंने जो कार्यक्रम कराया था वह उन सबको बहुत अच्छा लगा। आज उनके बेटे कॉलेज आए तो मुझे उनसे मिलाया गया, वही घर तक छोड़ गए थे। दादी बुआ के आदर सम्मान की बात सुनकर प्रसन्न हुई। घर में हर एक ने अलग अलग बुआ से यही प्रश्न पूछा। केवल केशी भैया ने कुछ नहीं पूछा। बुआ कॉलेज से आने के बाद हमेशा मझली चाची के पास जाकर चाय पीती थी। केशी भैया ने अभी तक चाय नहीं पी थी। एक अधबने कैनवास पर रंग लगाए जा रहे थे। यह कैसा घर है केशी भैया? मैंने कैनवस को देखकर पूछा। केशी भैया मेरी बात टाल गए। निशी बुआ के हाथ से प्याला थामकर वह देर तक उनके मुख में कुछ खोजते से रहे। फिर चाय का प्याला नीचे रख वह अपने कार्य में व्यस्त हो गए। केशी भैया ने जब बुआ के विवाह की बात सुनी तब भी वह चुप रहे। चौखट पर आकर मैंने कहा, केशी भैया, आज स्कूल में लड़कियां कह रही थी कि निशा दी की शादी पन्ना लाल जी के लड़के के साथ होगी, वही जिनकी मोटर में हम लोग आए थे। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, तो केशी भैया किसी ने माना ही नहीं। बुआ ने खुद मिसेस मालवी से कहा था, उनकी ननद कह रही थी। और आपको मालूम है केशी भैया, वह कितनी अमीर है, कपड़े की कई मिलें हैं उनकी। सच केशी भैया, अगर ऐसा हो तो कैसा अच्छा होगा। हम भी मोटर में बैठेंगे और शान झाड़ेंगे कि हमारी बुआ की शादी
बड़े आदमी से हुई है। लता, बड़ा आदमी कौन होता है? जिसके पास खूब रुपया हो, मोटर हो, ढेर से नौकर हो। मैंने उत्साह से कहा। तो मुझसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी? मेरे पास न रुपया है, न पैसा, न मोटर, न नौकर। भैया की बात पर पहले तो मैं कुछ न कह सकी। फिर मैंने कहा, वाह, इतने अच्छे हैं। पन्नालाल जी के बेटे चाहे कितने अमीर हो, आपकी बराबरी थोड़े ही कर पाएंगे। भैया मुस्कुराकर चुप हो गए। लड़कियों की बात सच निकली। पन्नालाल जी के पुत्र को हमारी निशी बुआ बेहद पसंद आ गई थी। छोटे नाना जी आए और सबसे बातचीत करके उन्होंने यही निश्चय किया कि वर विजाती ही सही, लड़की रानी बनकर रहेगी। हम सभी जाकर उस घर को देख आए जहाँ रानी बनकर रहेंगी हमारी बुआ। वे फूल, बगीचा, कांच के दरवाजे, हमसे भी साफ कपड़े पहने नौकरानियां। मैं तो हक्की बक्की देखती रह गई। केवल रतन लाल फूफा बनेंगे, यह सोचकर थोड़ा सा मुझे दुख हुआ। अगर केशव भैया के पास यह सब होता और बुआ की उनसे शादी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। मैंने बुआ से यही बात कही। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी किस्मत में केशी नहीं थे लता। क्यों? मैंने पूछा। तू नहीं समझेगी, बुआ ने कहा। बस 100 बात की एक बात, तू नहीं समझेगी। समझाने पर ही तो समझ में आएगा। कोई भी सवाल बिना समझाए कैसे किया जा सकता है? क्यों बुआ? मैंने बुआ का पल्ला पकड़कर झटका दिया। ओ लता, मुझे तंग ना करो। अब निशी बुआ भी ऐसी बात करने लगी, अम्मा की तरह, बन्नो बुआ की तरह। उनका चेहरा तो वैसा ही था, प्यारा सा। फिर वह कहाँ से, किधर से बदल गई? और फिर शादी के दिन निशी बुआ ने चुपचाप हथेलियों में मेहंदी भी मड़वा ली, बाल बंधवा लिए। ससुराल से आई वह लिपी पुती सी साड़ी भी पहन ली, जिसमें बॉर्डर भी था, 4 खाना भी, और 4 खाने में बूटियां पड़ी थीं। वह साड़ी देखकर मझली चाची ने कहा था, हाय हाय, कैसी गवारू साड़ी है, निशा तो इसे छुएगी भी नहीं। पर निशा बुआ को वह साड़ी और साटन का भड़कीला पेटीकोट पहनने में कोई आपत्ति नहीं हुई। बुआ ने कानों में मगर चौरानियां पहन ली और गले में मोती का सतलड़ा, जिसमें हीरे और पन्ने की टिकलियां पड़ी थीं। हमारे पूरे घर में उल्लास की लहर सी दौड़ गई। बन्नो बुआ तरकारी काटती नौकरानियों पर चीखने लगी। अम्मा ने खड़े होकर घड़ों सोठ बनवा डाली। और जब जीजी की सास नंदे हमारे घर आईं तो बन्नो बुआ की सहेली मिसेस माथुर हारमोनियम पर गाने लगी। तुम्हें जाने जमाना अरी समधनो, तुम्हारी रेशम की साड़ी अरी समधनो, लपटा झपटी में फट गई। और इतना गाकर उन्होंने बाजा छोड़ दिया और स्वयं हंसते हंसते लौट गई। अम्मा ने मुझे खामखा बनारसी साड़ी पहना दी थी, जो रह रहकर पैरों में फंसती थी। मैंने पटलियों को ऊपर किए केशी भैया के कमरे में झांका। कमरा अंधेरा पड़ा था, केवल लिंसेड ऑयल की महक वही मंडरा रही थी। निशी बुआ स्कूल की सहेलियों से घेरे बैठी थी। कोई उनकी रूबी की चूड़ियां छू रही थी, कोई साड़ी संभाल रही थी और कोई उनके भाग्य को सराह रही थी।
मुझे न जाने क्यों निशे बुआ पर खूब ही गुस्सा आ रहा था। मन हो रहा था कि मैं रूठ जाऊं और खाऊं पीऊं नहीं, जब तक निशे बुआ मुझे प्यार से ना मनाए। मैं हैरान थी कि जिन सब बातों की बुआ अब तक खिल्ली उड़ाती थी, वही सब चुपचाप करवा रही थी। वह भड़कीली साड़ी, कोहनियों तक जेवर, नई बहू बनकर बैठने के वह सब नखरे और अंदाज। क्या यह सचमुच वही बुआ थी जिसे मैंने पूजा था? शाम से बुआ ने एक नजर भी मुझे नहीं देखा था, और मैं थी कि बनारसी साड़ी पहनकर मुसीबत लिए उनके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। क्षोभ और खींच से भरी मैं केशी भैया के कमरे की ओर चल दी। इसके साथ मुझे रह रहकर यह भी ख्याल आ रहा था कि बुआ चली जाएंगी। फिर चौमिन जिले की सुनसान छत पर केशी भैया हाथ पीछे बांधे, सिर झुकाए, अकेले घंटों टहला करेंगे, जैसे पिछले दिनों वो टहला करते थे जब बुआ अपने कमरे में बैठी नई ब्लाउजों पर बटन टाका करती थी। सुबह सुबह आंखें खोलने पर निशे बुआ का मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखाई देता। वह बदशक्ल फूफा रतनलाल आंखें खोलेंगे तो जूही के फूल से बुआ उनके पास बैठी मुस्कुराती होंगी। शादी से पहले केशी भैया ने बुआ से एक प्रश्न पूछा था, यदि रतनलाल किसी स्कूल के मास्टर होते तो तुम्हें उनमें ये सब खूबियां दिखाई देती? वह कितने ही सज्जन या उदार होते, क्या तुम उनसे विवाह करती? निशे बुआ चुप रह गई थी, बिल्कुल चुप। और अब रतनलाल उनके लिए कितने सारे जेवर लाए थे। बुआ ऊपर से लेकर नीचे तक जगमगा रही थी, पर मैं उनसे सटकर न बैठ सकी थी। जब मैं बुआ का दमकता मुख देखती, मुझे केशी भैया के अंधेरे कमरे की याद आने लगती। उस रात बड़ी धूमधाम और शोर रहा। सबके साथ बारात पर मैंने भी फूल बरसाए, बुआ को चुनरी उड़ा दी और मंडप में ले जाकर बैठा दिया। मैं वहां खड़ी न रह सकी। पैरों में फंसती बनारसी साड़ी मैंने उतार कर फेंक दी। लगा कि केशी भैया से लिपट कर फूट फूट कर रोऊं। उनकी दहलीज पर पांव रखते ही लिनसेट तेल की महक मेरी सांस में भर गई। केशी भैया, मैंने रुआ से कंठ से पुकारा, और कोई उत्तर न पाकर बत्ती जला दी। केशी भैया तख्त पर जैसे औंधे लेटे थे। मैं उससे घबरा गई। उनका कंधा हिलाकर मैंने रोते हुए कहा, केशी भैया। केशी भैया ने मुख उठाकर मुझे देखा। उनके माथे पर ढलक आए बाल, तीव्र व्यथा में डूबी उनकी काली आंखें। मेरे अंदर तड़ से कुछ टूट गया। मैं धीरे से उनके सिरहाने बैठ गई। फिर मैंने पूरे बल से उनका सिर उठाया और अपने सीने में गड़ा लिया। केशी भैया जैसे एक आर्त दुखी शिशु थे, और मैं उनकी असीम करुणामयी माँ। उस क्षण मैं एकदम बड़ी हो गई। मुझे किसी से कुछ पूछना शेष नहीं रहा। नीचे मंडप में पंडितों ने संवेद स्वर में विवाह के मंत्र पढ़ने प्रारंभ कर दिए थे। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रेमवदा जी की कहानी प्रश्न और उत्तर। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें अवश्य भेजें। यदि आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव
फरमाइश या आलोचना आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के ज़रिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसकी फरमाइश भी आप कमेंट्स में हमें कर सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।